फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइंस मूवी की शुरुआत में हम एक रेलवे ट्रैक को देखते हैं जो कि रोड के बीच में से गुजरता है और वहां से एक रेड कलर की कार जा रही होती है जिसमें एक कपल बैठा होता है। यहाँ पर पॉल ने सूट पहना है और उसकी साथ वाली लड़की आयरिस है जिसके पास एक वन पीस ड्रेस है। आयरिस की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है क्योंकि पॉल उसे सरप्राइज देने के लिए शहर के एक नए रेस्टोरेंट जिसका नाम स्काई व्यू टावर है वहाँ ले जा रहा है। वहाँ पहुँचने पर हमें कुछ और चीजें भी दिखाई देती हैं, जैसे कि वहाँ एक गाना चल रहा होता है और पास वाले पॉन्ड में एक लड़का सिक्के चुरा रहा होता है। वहाँ एक अमीर बच्चा सिक्के निकाल रहा था, तब गार्ड उसे डांट रहा था कि सिक्के वहाँ से मत निकालो वरना बैड लक आएगा। आयरिस को ये बातें सुन के थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। फिर उनका एक फोटोशूट होता है और वो लोग लिफ्ट के साइड आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एक आदमी गेट के पास खड़ा होता है जिसने मूड देखकर 10 लोगों को लिफ्ट में चढ़ा लिया, जबकि लिफ्ट की मैक्सिमम लिमिट 8 लोगों की थी और वो शरारती बच्चा भी लिफ्ट में था जो जानबूझकर उस लिफ्ट में कूद रहा होता है। लिफ्ट का फ्लोर ग्लास से बना था और बच्चा शरारत कर रहा था और लिफ्ट नई बनी थी सिर्फ 5 महीने पहले। आयरिस की इंट्यूशन फिर से बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। फिर वो लोग ऊपर रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ ओपनिंग चल रही होती है इसलिए बहुत भीड़ होती है, सिर्फ अमीर लोग ही रिसेप्शन के अंदर जा पा रहे थे। पॉल गार्ड को समझाता है कि आज मेरी डेट है और ये मेरे लिए स्पेशल दिन है, पर गार्ड नहीं मानता और उन्हें टेबल नहीं देता, तो वो लोग आगे चले जाते हैं और वहाँ पर खड़े होकर फ्री ड्रिंक्स को एंजॉय करने लगते हैं। आयरिस को फिर भी वहाँ कुछ अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, जैसे ऊपर वाला झूमर, डांस करते लोग, शोर शराबा और सेंटर में कुक जो खाना बना रहा था। फिर आयरिस सूट में पॉल को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसकी जेब में एक गुलाब रख देती है। गुलाब रखते वक्त आयरिस की उंगली नुकीले कांटे से कट जाती है और उसमें से खून आने लगता है। खून देखकर आयरिस को थोड़ी परेशानी होने लगती है और वो वॉशरूम चले जाती है। वहाँ पास में एक ब्लैक लेडी खड़ी होती है जो पूछती है कि कितने महीने हो गए तुम्हें। आयरिस बताती है कि सिर्फ अभी 2 महीने हुए हैं। वो लेडी फिर पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि जिस आदमी के साथ तुम जिंदगी बिताओगी वो तुम्हारे लायक है, क्या वो तुमसे सच में प्यार करता है। आयरिस हाँ में जवाब देती है और ये लेडी मिसेस ब्लडवर्थ थी जो वहाँ म्यूजिक टीम में म्यूजिशियन थी। उसके बाद वो लेडी अपने छोटे बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। भीड़ बहुत ज्यादा थी और हवा कम थी, तो सब लोग खुले ओपन रूफ में जाकर सांस लेने लगते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि आयरिस प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने अभी तक पॉल को ये बात नहीं बताई थी। आज वो बताना चाहती थी, लेकिन पॉल उससे पहले ही शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये दोनों के लिए बहुत खास मोमेंट होता है। इसी बीच वो शरारती बच्चा ऊपर खड़े होकर पॉन्ड में सिक्के फेंक रहा होता है। गार्ड उसे रोकता है कि बेटा सिक्के मत फेंको, किसी को चोट लग सकती है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर वो सिक्का हवा में जाके वापस एक वेंट में चला जाता है जो एयर फ्लो बनाता है। सिक्का वेंट में अटक जाता है। वेंट का फैन मोटर से घूम रहा था। जब वो फैन रुकता है और फिर फुल स्पीड से चलना शुरू करता है तो इस वजह से फैन का एक प्लेट टूटकर गैस सिलेंडर के अंदर चला जाता है और गैस लीक होने लगती है। फिर किसी ने रेस्टोरेंट में शैंपेन की बोतल खोली जिसका कैप झूमर से टकरा गया। झूमर का एक तेज टुकड़ा ग्लास पर लग गया और ग्लास टूट गया। लोग जो डांस कर रहे थे वो ग्लास टूटने की आवाज से डर जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। पॉल भी उसमें लटक जाता है और बचने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ में लग जाती है और वो भी नीचे गिर जाता है। वहाँ जो गैस लीक हुई थी उसकी वजह से कुकिंग करने वाली एक औरत जल जाती है। जलती हुई वो वेंट के पास पहुँचती है जहाँ गैस ज्यादा थी और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा तबाह हो जाता है। अब जो लोग बचे हुए थे वो नीचे लिफ्ट के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं। लोग धक्का मुक्की करते हैं और 8 कैपेसिटी वाली लिफ्ट में 12-13 लोग घुस जाते हैं। लिफ्ट ओवरलोड हो जाती है जिसकी वजह से एक आदमी जो लिफ्ट में घुस नहीं पाया पहले मर जाता है। जो लोग लिफ्ट में थे वो भी गिर के मर जाते हैं और वो शरारती बच्चा जो बचकर निकल गया था, जब वो सीढ़ियां उतर रहा था तो ऊपर से एक पियानो सीधा उसके सर पर गिरता है और वो सिक्का जो उसने पॉन्ड से चुराया था वो वापस पॉन्ड में ही गिर जाता है। यहाँ आयरिस बचने की कोशिश कर रही थी और तभी उसे उस ब्लैक लेडी का छोटा बच्चा दिखाई देता है, तो वो उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने पास ले आती है। लेकिन उस टावर का आधा हिस्सा टूट चुका था और वो लटक रही थी। पॉल ने जो अंगूठी उसके हाथ में पहनाई थी वो इतनी टाइट थी कि उसके सहारे वो अब तक लटकी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी उंगली से चमड़ी अलग हो गई और दोनों नीचे गिर पड़े। अब ये सब एक सपना था जो स्टेफनी नाम की लड़की अपने क्लासरूम में बैठकर देख रही थी। सपना तभी आता है जब इंसान सोता है। क्लास टीचर ने कहा कि आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और स्टेफनी से वहीं रुकने को कहा। मतलब उसे वार्निंग मिल चुकी थी कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी और क्लास में सोती रहेगी तो उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी और पढ़ाई खत्म हो जाएगी। इस वजह से वो रात भर नहीं सो पाई। उसकी फ्रेंड ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो स्टेफनी ने बताया कि पिछले 2 महीने से मुझे अजीब और डरावने सपने आ रहे हैं। उसमें एक औरत अपने पति या बॉयफ्रेंड के साथ एक ओपन रेस्टोरेंट में होती है और वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें कई लोग मर जाते हैं। वो औरत जो सपने में मुझे बार बार दिखाई देती है वो मेरी नानी है, मतलब मेरी माँ की माँ। उसकी फ्रेंड ने कहा कि ठीक है, जाके उनसे पूछ ले कि सपने क्यों आ रहे हैं। अगले दिन स्टेफनी घर जा रही होती है जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं। उसके डैड का नाम मिस्टर मार्टी है जो एक एशियन है और उसकी वाइफ का नाम डार्लिन है जो अपना घर तब छोड़कर गई थी जब स्टेफनी सिर्फ 10 साल की थी। मार्टी और डार्लिन के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी स्टेफनी और छोटा बच्चा चार्ली। स्टेफनी अपनी पढ़ाई में इतनी ज्यादा बिजी है कि उसे घर आने जाने का टाइम नहीं मिलता। पहले वो छुट्टियों में 7-8 दिन के लिए आती थी, लेकिन इस बार मिड में ही आ गई थी, जिससे उसका भाई चार्ली इतना खुश नहीं था और उसका बिहेवियर उसके साथ थोड़ा रूड था।
पहले स्टेफनी कहती है कि मुझे अपनी नानी के बारे में जानना है, लेकिन मार्टी मना कर देता है कि वो पागल थी और उसके बारे में जानकारी लेना बेकार है। यहाँ पर चार्ली तैयार होकर अपने मामा के घर जा रहा था जो पास ही था। ये बात सुन के स्टेफनी को मौका मिल गया उसके साथ जाने का। वो चार्ली को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल पड़ती है। रास्ते में स्टेफनी कहती है कि अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम किसी को नहीं बताओगे, और यहाँ पर चार्ली वादा कर देता है। फिर स्टेफनी बोलती है कि मेरे एग्जाम के नंबर बहुत कम आए हैं, किसी को मत बताना, अगर फेल हुई तो मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि पिछले 2 महीने से वो अच्छी नींद नहीं ले पा रही थी, जिसकी वजह से क्लास में नींद आती थी और पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। चार्ली अपनी बहन से वादा करता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा, पर जब वो दोनों मामा के घर पहुंचते हैं तो वहाँ के लोगों से मिलते हैं। स्टेफनी के मामा का नाम हॉवर्ड है और उनकी वाइफ ब्रेंडा है जो स्टेफनी की मामी है। उनके 3 बच्चे हैं, एरिक, जूलिया और बॉबी। बॉबी यहाँ पर सबसे छोटा बेटा है और एरिक सबसे बड़ा बेटा। वहीं स्टेफनी अपने मामा से मिलती है और उनसे पूछती है कि क्या वो अपनी नानी यानी कि मामा की माँ के बारे में कुछ बता सकते हैं। तब हॉगवर्ड बताता है कि उनकी माँ पूरी तरह से पागल हैं, वो हमेशा मौत का डर दिखाती थी, उनकी वजह से उनका और उनकी बहनों का जीवन बर्बाद हो गया। वो कहते हैं कि नानी के बारे में बात मत करो और उनसे दूर रहो, तभी तुम खुश रह सकती हो। हॉगवर्ड बताता है कि कभी कभी उसकी माँ उसे लेटर्स भेजती थी, लेकिन अब उसे वो लेटर्स नहीं मिलते। फिर स्टेफनी मामी से पूछती है कि क्या उनके पास वो लेटर्स हैं जो नानी ने भेजे थे। मामी कहती है कि वो ज्यादा मदद नहीं करना चाहती, पर वो स्टेफनी को बता देती है कि वो लेटर्स कहाँ रखे हैं। तो स्टेफनी जल्दी से जाके उस बॉक्स को खोलती है और उसमें से लेटर्स निकालती है। वहाँ उसे आयरिस यानी कि अपनी नानी का एड्रेस मिल जाता है। यहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। रास्ता काफी लंबा था और वो एक रिमोट जगह पर पहुँचती है, मतलब शहर से थोड़ा दूर। वहाँ आयरिस का घर था जहाँ बहुत सारी सिक्योरिटी लगी हुई थी। तब आयरिस अपने डिवाइस में देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तब स्टेफनी बताती है कि मैं आपकी बेटी की बेटी हूँ। तो आयरिस कहती है कि अपनी मोबाइल और अपनी चाबियां बाहर छोड़ दो। स्टेफनी समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर फिर भी उसे अपनी चाबी बाहर छोड़नी पड़ती है क्योंकि आयरिस के लिए बाहर की कोई भी चीज उसकी मौत का कारण बन सकती है। अब अपनी नानी के घर में एंट्री करते वक्त स्टेफनी को 3 चीजें दिखाई देती हैं। पहली, छोटा सा तालाब या फिर उसे पॉन्ड भी कह सकते हैं जिसमें पानी था। दूसरी, हवा की डायरेक्शन समझाने के लिए कुछ लोहे के टुकड़े लटके हुए थे। तीसरी, आसपास लकड़ी के काफी तेज टुकड़े लगे हुए थे और एक खम्मा था जिसमें सायरन लगा था। जब स्टेफनी ये सब देख रही थी तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब उसे लगा कि कुछ तो गलत होने वाला है। फिर वो अंदर जाती है। आयरिस थोड़ी खुश तो थी पर बहुत सीरियस भी लग रही थी क्योंकि उसने मौत को अब तक काफी बार चकमा दिया था। हर बार कोई ना कोई तरीका ढूंढकर उसने अपनी जान बचाई थी और वो सारी चीजें आयरिस ने अपनी किताब में लिख रखी थी। इस बार भी एक छोटी सी गलती होने वाली थी। धूप की वजह से एक रस्सी थोड़ी जल गई थी, लेकिन आयरिस की जान लेने से पहले उसे यहाँ पे पता चल जाता है और वो उसे बुझा देती है। अब स्टेफनी अपनी बात बताती है कि पिछले 2 महीने से मुझे आपके अजीबोगरीब सपने दिख रहे हैं। मैंने सपनों में आपको मरते हुए देखा था, पर आप तो जिंदा हैं। आयरिस सब सच्चाई बताती है। वो कहती है कि जब मैं टावर में खड़ी थी तब मुझे एक पूर्व आभास हुआ था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। तब मैंने सोचा कि यहाँ से भाग जाऊं, बट मैंने पहले उस शरारती लड़के से एक सिक्का छीना, फिर जो को खाना बना रहा था उसके खाने को ढक दिया और वहाँ जो गाना बज रहा था उस गाने को बंद कर दिया, जिससे लोगों का नाचना बंद हो गया। और साथ ही में मैंने उनको फ्लोर भी दिखाया कि जो फ्लोर पे वो खड़े हैं वो टूटने वाला है। इसलिए उस रात जो लोग मरने वाले थे वो सब के सब बच गए और अब मौत उन सब का पीछा कर रही है। जो लोग और उनके बच्चे इस वक्त नहीं होने चाहिए थे वो अब भी हैं, इसलिए मौत उन्हें अभी भी ढूंढ रही है। तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए ये बुक अपने पास रखना, ये तुम्हारी मदद करेगी। जैसे ही आयरिस घर के बाहर निकलती है उसे समझ आ जाता है कि मौत ने एक नया प्लान बना लिया है। वो कैंसर से 2 महीने में मरने वाली थी, इसलिए अपनी बुक स्टेफनी को देकर अपनी मौत को कबूल कर लेती है। अब अगला सीन है अगले दिन का। फ्यूनरल में दोनों परिवार एक साथ होते हैं, डार्लिन का परिवार और हॉगवर्ड का परिवार। अब डार्लिन जो अपने बच्चों को 15 साल पहले छोड़ गई थी वो वापस आ गई थी और ये देखकर स्टेफनी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जा रही होती है। तब उसका छोटा भाई आता है और वो कहता है कि तुम भी अपनी माँ जैसी हो, जब जरूरत होती है तब आ जाती हो, बाकी जिंदगी अपनी खुशी में खुश रहती हो। ये बातें सुन के स्टेफनी को थोड़ा बुरा लगता है, पर अब वो अपने घर बैठी होती है और फ्यूनरल के बाद दोनों परिवार मिलकर लंच करते हैं। अब एक तरफ तो स्टेफनी अपनी बुक पढ़ रही होती है और वो सोचती है कि अगला नंबर किसका है, ब्लड लाइन चेक करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ लंच की तैयारी चल रही होती है। हॉगवर्ड का बड़ा बेटा एरिक गैस फिट कर रहा था। अंकल बच्चों के साथ गेम्स खेल रहे थे और सब अपनी मस्ती में मस्त थे। फिर हम देखते हैं कि सफाई करते वक्त एक ग्लास टूट गया और इस ग्लास का एक टुकड़ा बर्फ में मिक्स हो गया। फिर वो बर्फ ड्रिंक्स में चली गई और सब ड्रिंक्स को एंजॉय करने लगे। फिर एक दूसरी खाली ग्लास की बोतल एक मशीन के बटन पर गिर गई और मशीन चालू हो गई और अब एयर प्रेशर की वजह से एक पाइप हिलने लगा और जो घास साफ करने वाले डंडा था वो नीचे गिर गया एक मशीन के ऊपर। और तभी स्टेफनी वहां आ जाती है और हॉगवर्ड उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है और इसी वक्त ड्रिंक्स वाला ग्लास नीचे गिर जाता है और उसके अंदर जो कांच का टुकड़ा था वो भी नीचे घास पर गिर जाता है, जिससे कि हॉगवर्ड का पैर उस पर पड़ जाता है और उसे दर्द होने लगता है। इतने में वो नीचे गिर जाता है और पीछे से जो मशीन चालू हुई थी वो उसके सर पर आकर काटने लगती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब ये सब देखकर स्टेफनी को और ज्यादा यकीन हो गया कि ब्लड लाइन अपना काम कर रही है।
डार्लिन और हॉगवर्ड भाई बहन हैं। दोनों ने अलग शादी की है मार्टी और ब्रेंडा से। मार्टी और ब्रेंडा को कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके बच्चे जो ब्लड लाइन से जुड़े हैं उनको प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले हॉगवर्ड के 3 बच्चे एरिक, जूलिया और बॉबी, उनका नंबर आएगा। फिर ब्लड लाइन के हिसाब से उनकी बहन स्टेफनी की मम्मी मरेगी, उसके बाद स्टेफनी और फिर उसका छोटा भाई चार्ली। ये सब सुन के दोनों परिवार शॉक में आ गए और बोले, इतनी लाश से एक साथ हम समझ नहीं पा रहे और तुम हमें और डरा रही हो। फिर स्टेफनी बताती है कि उसकी नानी आयरिस ने उसे एक किताब दी है जिसमें ब्लड लाइन और 1968 में उस टावर के बारे में सब लिखा था, जहां मौत ने उन सबको मारने का प्लान बनाया था। जो लोग बच गए थे वो अब धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। ये दोनों परिवारों को ये सब बातें बकवास लगती हैं, तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ब्लड लाइन के हिसाब से अगला नंबर एरिक का था, जो टैटू आर्टिस्ट था। तो स्टेफनी उसके लिए काफी परेशान होती है। अब सीन शिफ्ट होता है टैटू शॉप में, जहाँ टैटू बनवाते वक्त एरिक एक गाना सुन रहा होता है। साथ ही में जो ऊपर पंखा चल रहा था उससे उसके पास वाली चेन भी बार बार टकरा रही थी। एरिक अपने हाथ पर डैड का टैटू बनवा रहा था, क्योंकि एक दिन पहले उसके पापा मर गए थे। पंखे की हवा की वजह से एक खिलौना टेबल से गिर के एक फ्लेमेबल बोतल पे पड़ता है और वहाँ आग लगने का खतरा होता है। अब चेन ऊपर से खुल जाती है और एकदम से एरिक के नाक के पास अटक जाती है। वो चेन को नाक से निकालने की कोशिश करता है, वरना पंखा उसकी नाक को चोट पहुंचा सकता था। ये सीन बहुत ही इंटेंस होता है। फिर अचानक एरिक का पैर लाइटर के ऊपर गिर जाता है। लाइटर से आग लगती है और पूरी टैटू शॉप में आग फैल जाती है। इस आग में एरिक की भयानक मौत हो जाती है और अगली सुबह स्टेफनी को एरिक की याद आती है। वो उसको मैसेज करती है, लेकिन एरिक का जवाब नहीं आता। फिर वो चार्ली के साथ एरिक को ढूंढने निकलती है। सोचती है कि शायद एरिक टैटू शॉप की आग में मर गया होगा, लेकिन एरिक जिंदा होता है। वो बताता है कि हाँ, कल जो हुआ वो सब सच है, पर ब्लास्ट होने से पहले उसने नाक की चेन से छुटकारा पा लिया था, इसीलिए वो बच गया था। और उसके हाथ पर जो डैड का टैटू था उसके बगल में एक दिल का निशान भी आ गया था कल के इंसिडेंट के बाद। स्टेफनी सोचती है कि शायद एरिक बच गया, लेकिन मौत अब भी उसके पीछे है और किसी भी तरह उसे मार सकती है। अब यहाँ पेड़ के पास कुछ चीजें लगी हुई थी। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और पास में कचरा उठाने वाली गाड़ी आ रही थी। ये सब देखकर स्टेफनी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और वो एरिक को भी समझा रही थी, लेकिन एरिक स्टेफनी की बातों को मजाक में लेता है और उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। तभी वहाँ से जूलिया गुजर रही थी। जूलिया अपना फोन यूज कर रही थी, इसलिए खेलते बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही थी और फुटबॉल जोर से उसके सर पर लगती है, जिससे जूलिया कचरे के डब्बे में गिर जाती है और कचरा उठाने वाली गाड़ी उसे ले जाती है। अब सब लोग गाड़ी के ड्राइवर को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ड्राइवर ने हेडफोन्स पहने थे, इसलिए वो उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। अब स्टेफनी ऊपर चढ़कर जूलिया को बचाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी कचरा प्रेस करने वाली मशीन चल पड़ती है और जूलिया को कचरे की तरफ दबा देती है और उसका सर दबने के कारण ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। अब तक घर में 2 मौत हो चुकी थी, हॉवर्ड और उसकी बेटी की। एरिक बच गया था, इसलिए सब लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि ये थ्योरी कैसे गड़बड़ हो गई। फिर ब्रेंडा सबको सच्चाई बताती है कि एरिक कभी हॉवर्ड का बेटा था ही नहीं, उसका असली बाप फ्रैंकलिन नाम का आदमी था, जिसके साथ ब्रेंडा का रिश्ता था। ये बात सुन के सबको थोड़ा अजीब लगता है और एरिक बताता है कि फ्रैंकलिन इसीलिए उसके साथ वॉलीबॉल खेलने आता था और उसे बेटा बेटा बुलाता था। तो यहाँ कंफर्म हो गया कि मौत अपनी ब्लड लाइन को छोड़ती नहीं है, अपना प्रोसेस फॉलो करती है। अब स्टेफनी किताब को खोलकर सब चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि जो लोग मौत से बच गए थे वही हमारी मदद कर सकते हैं। तब वो जेबी को ढूंढने लगती है। डार्लिन बताती है कि मॉम ने जेबी का बहुत बार जिक्र किया था और बताया था कि वो हॉस्पिटल में काम करता है, इसलिए सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और फिर हम जेबी को देखते हैं, जिसका फुल नाम विलियम जॉन ब्लडवर्थ है। ये वही बच्चा है जिसे आयरिस ने स्काईव्यू टावर में बचाया था, मतलब सिंगल लेडी का बेटा। जेबी बताता है कि एक लेडी है जो कि मरकर वापस जिंदा हुई है। उसने मौत को रोक दिया और अपनी ब्लड लाइन से बच गई। अगर कोई ऐसा कर पाया तो ये पहला रास्ता होगा मौत से बचने का। दूसरा तरीका है कि अगर अपनी मौत को टालना है तो किसी और की जान लेनी पड़ेगी और तब जाके तुम्हें उसकी जिंदगी मिल जाएगी। और इन 2 तरीकों के अलावा मौत से बचने का कोई और तरीका नहीं है। और यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि जब मिस्टर जेबी ने आयरिस के लिए एक कैबिन बनवाया था जहाँ वो सेफ रहे, अगर आयरिस सेव रहेगी तो जेबी सेव रहेगा और उसकी ब्लड लाइन भी सेव रहेगी। और अब क्योंकि आयरिस नहीं रही तो अब 11 लोगों की बारी आएगी और एंड में जेबी की भी। वो बताता है कि कई सालों में बहुत सारे लोग उसके पास बात करने के लिए आए थे ताकि अपनी मौत को थोड़ा डिले कर सके, लेकिन अब वो ये सब कर करके थक चुका है, इसलिए आज वो रिटायर होने वाला है। बस इन लोगों के आने का वेट कर रहा था। जब तक स्टेफनी को समझ पाती तभी एरिक अपने छोटे भाई बॉबी को हॉस्पिटल के एक रूम में ले जाता है कुछ नया प्लान बनाने के लिए। एरिक सोच रहा था कि अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके मरने में बहुत टाइम हो तो उसकी जिंदगी यहाँ पर अपने बॉबी को मिल जाएगी। तो उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है, लेकिन बच्चे को मारना दोनों को ठीक नहीं लगता, इसलिए वो दूसरा प्लान आजमाते हैं कि अगर कोई मरने के 5 मिनट बाद वापस जिंदा कर दिया जाए तो उसकी मौत को हमेशा के लिए रोका जा सकता है। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो पीनट खाने वाले थे, क्योंकि बॉबी को पीनट से एलर्जी थी और उसका गला बंद हो जाता था। लेकिन जिस मशीन से वो पीनट्स निकालने वाले थे वो चल नहीं रही थी, इसलिए एरिक पीछे से मशीन को ठोकता है, जिससे पीनट तो नीचे गिर जाती है, लेकिन जो उसकी स्प्रिंग थी वो आगे की तरफ निकल आती है, यानी कि जो उसकी स्प्रिंग है वो ढीली हो जाती है। अब जिस रूम में वो ये सब कुछ करने वाले थे वो एक एमआरआई रूम था। एमआरआई रूम में अगर कोई लोहा या मेटल चीज होती है तो वो मशीन की मैग्नेटिक फील्ड से चिपक जाती है,
क्योंकि एमआरआई मशीन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। एरिक का प्लान था कि एक व्हील चेयर अरेंज करे, बॉबी के पास जाए, उसे पीनट खिलाए जिससे उसका गला बंद हो जाए, फिर इमरजेंसी वार्ड में ले जाए। जब बॉबी की सांसें रुक जाएंगी तो उनका प्लान था कि 5 मिनट के अंदर उसे उसका एंटीडोट दे देंगे ताकि बॉबी की मौत रोकी जा सके। अब जब एरिक व्हील चेयर लेने एक बुढ़िया के पास जाता है तो वो बुढ़िया उससे नॉर्मली हाय हेलो करती है, लेकिन एरिक बुढ़िया से पूछता है कि वो कितनी देर जिंदा रहेगी, तो बुढ़िया उसे श्राप देती है कि तू जल्दी मरेगा। फिर एरिक व्हील चेयर लेकर एमआरआई रूम में आता है, लेकिन जब वो गेट बंद करता है तो एक स्विच ऑन हो जाता है जो स्कैनिंग मशीन का था। अब मशीन चालू हो गई थी और मशीन की मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बॉबी ने पीनट खा लिया था जिससे उसका गला चौक हो गया था और वो मरने वाला था। अब मशीन अपनी मैग्नेटिक फील्ड से हर लोहे की चीज को खींच रही थी। एरिक के कान, नाक, नाभि वाली बालियां भी उस मशीन के अंदर घुसने लगती हैं और ये मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। अब एरिक इसलिए मारा गया क्योंकि उसने मौत के प्लान में छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। बॉबी पीनट एलर्जी से तो नहीं मरा, पर वेंडिंग मशीन की स्प्रिंग ढीली होकर उसके सर में घुस गई, जो मौत का सीन था। अब हॉवर्ड की फैमिली खत्म हो चुकी थी। अब डार्लिन की फैमिली की बारी थी। डार्लिन का नंबर पहला था और स्टेफनी सोच रही थी कि वो कैसे बचेगी। तभी स्टेफनी को याद आता है कि उसकी नानी का कैबिन बहुत ही ज्यादा सुरक्षित जगह है और वो तीनों वहां जाने का डिसाइड करते हैं और वो लोग अपनी गाड़ी से निकलने की कोशिश करते हैं। जब डार्लिन गाड़ी चला रही थी तब एक ट्रक उन्हें मारने वाला था, इसलिए डार्लिन कहती है कि मैं नहीं चलाऊंगी, स्टेफनी तुम चलाओ। फिर हमें थोड़ी देर पहले का मोमेंट दिखाया जाता है। जब ये लोग अपनी गाड़ी से जाने वाले थे तभी इनकी बुक में से वो सिक्का नीचे गिर जाता है और उस किताब में से सिक्का गिरकर उस बूढ़ी औरत के पास चला जाता है। अब स्टेफनी अपने भाई और अपनी माँ को लेकर अपने नानी के केबिन तक पहुंच जाती है, बट उसकी नानी के केबिन के बाहर बहुत सारे बैरियर्स लगे हुए थे, जैसा कि आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था जब स्टेफनी अपने नानी से मिलने के लिए जाती है। लेकिन अब क्योंकि मौत उनके पीछे लगी हुई थी इसलिए वो लोग जोर से गाड़ी घुसा देते हैं सीधे बड़े दरवाजे में। गाड़ी वहाँ के बैरिकेड से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है और साथ ही आसपास की चीजें भी टूट जाती हैं, जैसे खम्भे, तार, बिजली के वायर्स और भी काफी सारी चीजें। अब ये लोग अपनी वैन से निकलकर केबिन तक जाने का सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेफनी का सीट बेल्ट नहीं खुलता। तो स्टेफनी अपने भाई और अपनी माँ से कहती है कि अगर आप अंदर चली जाओगी तो मैं नहीं मर सकती, तो आप सबसे पहले अंदर चली जाओ। अब जब उसकी माँ उस कैबिन का दरवाजा खोलती है तो आग की एक चिंगारी हवा के रास्ते अंदर चली जाती है और अंदर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे उसकी जो वैन है वो पानी में गिर जाती है और फिर एक खम्मा डार्लिन के सर पर गिर जाता है, जिससे कि उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब डार्लिन के बाद उसकी बेटी स्टेफनी की बारी थी, जो कि उस वैन के अंदर थी और उस वैन में पानी भर रहा था और वो अपने सीट बेल्ट को नहीं खोल पा रही थी। अब स्टेफनी पानी में डूबकर मरने वाली थी। तभी चार्ली आता है और चाकू से सीट बेल्ट को काटने की कोशिश करता है ताकि स्टेफनी को बचाया जा सके, लेकिन स्टेफनी की सांसें 5 मिनट से ज्यादा रुक चुकी थी, लेकिन फिर भी चार्ली उसे बचाता है। जैसा जेबी ने बताया था, मौत से बचने के लिए पहले मरना पड़ता है और फिर जिंदा होना पड़ता है। वो थ्योरी यहाँ काम आती है और दोनों बच जाते हैं। फिर सीन कुछ महीने आगे बढ़ता है जहाँ हम 3 चीजें देखते हैं। पहला, चार्ली ने आज सूट पहना था और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। दूसरा, रेलवे ट्रैक के बीच में से कार निकलने वाला सीन। और तीसरा, गुलाब के कटने से स्टेफनी की उंगली में से खून आना। और ऐसा ही कुछ हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। ये सब चीजें स्टेफनी को परेशान करती हैं और उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। और वहीं हम चार्ली की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसने वही ड्रेस पहनी होती है जो मूवी की स्टार्ट में आयरिस ने पहनी थी। तभी हम एक रेड कलर की कार को भी रेलवे ट्रैक के बीच वाली सड़क पे से गुजरता हुआ देखते हैं और वो कार वही बूढ़ी आंटी चला रही होती हैं जिन्हें हमने हॉस्पिटल में देखा था। जो सिक्का उन्होंने अपने वॉलेट में रखा था वो किसी को देते वक्त नीचे गिर गया और वो सबसे टकराते टकराते रेलवे ट्रैक के बीच में फंस जाता है। जब सिक्का ट्रैक में अटक जाता है तो ट्रेन का रास्ता भी बदल जाता है। फिर ट्रेन पलट जाती है और लोगों के आसपास के घरों को तोड़ने लगती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन ट्रेन के पीछे जो डब्बे थे उनमें बड़े बड़े लकड़ी के लॉक्स थे जो आकर चार्ली और स्टेफनी के खोपड़ी को तोड़ देते हैं। और यहाँ पर मौत ने अपना पूरा बदला ले लिया आयरिस की फैमिली से और यहीं पर फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।